वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज दो महान पर्सनैलिटी को याद करने का ये दिन है। नॉर्मली आप लोगों ने कई बार देखा होगा, महात्मा गांधी जी को तो सब याद कर लेते थे, पर लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी को भूल जाते थे। पर लेकिन अब फिलहाल जो है दोनों को प्रॉपर वे में याद किया जाता है, तो ये एक अच्छी बात लगती है देखने को। वरना पहले मैं न्यूज़पेपर जैसे देखता था तो मैक्सिमम सारे जो न्यूज़पेपर थे वो महात्मा गांधी जी से भरे रहते थे। पर लेकिन अब आप लोगों को देखने को मिलेगा कई जगह लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जो पिक्चर है वो आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो दोनों को याद करना होता है। यहाँ पर 2 अक्टूबर है आज के दिन, दोनों का एक तरीके से जो यहाँ पर जन्मदिन है वो सेलिब्रेट किया जाता है। दो महान पर्सनैलिटी आज के दिन हमारी कंट्री में आए थे। तो पहले हैं राष्ट्रपिता और दूसरे हैं राष्ट्र के गौरव। तो दोनों को नमन यहाँ पर महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों के द्वारा हमारी कंट्री को एक तरीके से वो नहीं कहते कि नींव रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया है। आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी काफी बड़ा रोल प्ले यहां पर किया गया है। मैंने अभी ट्विटर पर एक पिक्चर शेयर की थी इनकी, तो एक काफी इंटरेस्टिंग कोटेशन है जो मुझे लगी, मैंने वहां पर शेयर की थी। दिखाई कम दिया करते हैं बुनियाद के पत्थर, जमीन में दब गए जो इमारत उन्हीं पर कायम है, फिर उन्हीं पर टिकी है। यानी कि जो नींव होती है उसी के ऊपर पूरी इमारत टिकी होती है। तो हमारी कंट्री की अगर नींव के बारे में बात करो तो ये जो पर्सनैलिटी है, jैसे महात्मा गांधी जी हो गया, लाल बहादुर शास्त्री जी, भीमराव अंबेडकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, शहीद भगत सिंह जी, तो ये जो पर्सनैलिटी है यही ऐसी पर्सनैलिटी है जिनके ऊपर हमारी कंट्री की नींव टिकी हुई है। तो इनके बारे में आप लोगों को हल्का सा आइडिया जरूर होना चाहिए। कल आप लोगों का एक रैंडम टेस्ट लिया, हालांकि मैंने पहले अनाउंस नहीं किया था, तो जिस किसी ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया है वो अटेम्प्ट कर सकता है। ये टेस्ट जो होते हैं हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, खासकर यूपीएससी प्रीलिम्स, ईपीएफओ आप लोगों का आ रहा है इसके बाद में, उसके लिए भी, या फिर नेक्स्ट ईयर भी अभी ज्यादा दूर नहीं है। तो इसलिए आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन रखिए, जिस बार दे रहे हैं या फिर नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं, तो अपने आप को एक सही जोन में कंटिन्यूअस आप लोग को रखना है। ठीक है, प्रीलिम्स देके आना अच्छे से। इसके बाद में थोड़ा सा अगर आप लोगों को लगे 1-2 दिन का आप लोग रेस्ट कर लीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम जो है काफी कम है। देखिएगा आप लोग के मार्क्स वगैरह कैसे हैं, उसके बाद में फिर आप लोग आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर कट ऑफ क्या रहने वाला है ये बात मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगती है। मतलब बाबा नहीं हूं यार मैं जो कट ऑफ बताऊंगा आप लोगों की एग्जाम होने से पहले कट ऑफ क्या रहने वाला है। पेपर तो आने तो पहले हाथ में, उसके बाद में देखना कट ऑफ क्या रहने वाला है। मतलब पेपर से पहले ही, पेपर हाथ में नहीं आया और कट ऑफ बता दो तो वही बात होगी। इलेक्शन अब तक हुए नहीं है कि जीत कर कौन आ रहा है। ठीक है, तो पहले इलेक्शन होने दो, वोट डलने दो, पहले पेपर तो आने दो, तब पता चलेगा कट ऑफ क्या रहेगा। उसके बाद में थोड़ा सा एक एस्टिमेशन लगाया जाता है कि हाँ चीजें हाथ में, बिना उसके होते ही मतलब पहले कट ऑफ बता दिया जाए आप लोग, ये तो बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। पढ़ाई पर फोकस करो, फालतू की चीजों पर नहीं। ठीक है, कट ऑफ जैसा भी रहेगा वो सबके लिए रहेगा। अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ाई की है तो इन चीजों की टेंशन मत लिया करो। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है यहाँ पर स्टेट ऑफ, ये है यहाँ पर ओरेंटिनो। ठीक है, तो जाकर मैप में नहीं आएगा कहां पर है, ओरेंटिनो नहीं, सॉरी ओट्रेंटो। और लास्ट वाली वीडियो में जो आप लोगों से मैंने पूछा था उसका आप लोगों को आंसर देखने को मिलेगा। वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन होता है जो आप लोगों को जाकर निहारना होता है। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो एक बार नजर डाल लेते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है। बाकी लेक्चर की पीडीएफ अगर आप लोगों को डाउनलोड करनी है तो सारे लेक्चर जितने भी आज तक मैंने लिए इकट्ठी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अगर आप लोग कनेक्ट रहना चाहते हैं तो वीर तालियान के नाम से आप लोग सर्च कर सकते हैं। जो यहाँ पर आर्टिकल है काफी इंटरेस्टिंग जो आर्टिकल है, पहले उनके बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि इनमें क्या क्या बातें की गई हैं। फिर जो आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनका एक ओवरव्यू में आप लोगों को यहीं पर ही दे दूंगा। जो कंट्री में अभी रेप केस देखने को मिला जिससे पूरी कंट्री को झंझोर कर रख दिया, उसके बारे में ये केस है। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन सोसाइटी किस ओर जा रही है ये भी हम लोग को थोड़ा यहाँ पर समझना पड़ेगा, तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा नजर डालेंगे। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में, आप लोगों को याद होगा अगर आप लोगों ने कल पीआईबी वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें काफी डिटेल में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, तो वो वाला पोर्शन भी थोड़ा सा कवर करूंगा। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर जो बात की जा रही है कि जो गैम्बलिंग होता है, इनके जो जुआ होता है, क्या उसको रेगुलेट करना चाहिए, तो इसके बारे में एक एनालिसिस किया गया है। अभी पेटीएम को था प्ले स्टोर से हटा दिया गया था इसी पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर। तो गैम्बलिंग होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से मैच, ऐसे क्वेश्चन मेंस में भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। रीजन बड़ा ही सिंपल सा है, हमारी कंट्री में जब आईपीएल चल रहा था आप लोगों ने देखा कि काफी लार्ज स्केल पर जो मैच फिक्सिंग वगैरह वो सारे केस सामने निकल कर आए थे। ठीक है, चाइना को कैसे टैकल करना चाहिए। 2 जुलाई को एक आर्टिकल हमारी जो द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था, तो उसका रिप्लाई किया जा रहा है इंडायरेक्ट वे में, तो पर लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा नजर डालेंगे। यहाँ पर ये कार्टून अभी देखेंगे। और यहाँ पर आज है फ्राइडे को जो आर्टिकल आते हैं, जर्नलिस्ट जो होते हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं किसी पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर, अगर वो कहीं पर होते हैं तो। ठीक है, तो यही इनका एक्सपीरियंस रहता है जो कि हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये जो 2 आर्टिकल है
पहले आर्टिकल में जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है यहां पर हमारी कंट्री के जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके बारे में बात की जा रही है। तो इन्हीं के द्वारा हमारी कंट्री में नारा दिया गया था जय जवान जय किसान का। आप लोगों ने देखा होगा हमारी कंट्री एक टाइम पर जो थी काफी प्रॉब्लम में रहती थी, एक तरीके से खाने के लिए भी हमारे यहाँ पर गेहूं नहीं थे। यूएसए से हम लोगों ने गेहूं खरीदे तो यूएसए उसके बदले हम लोग को एक तो बहुत ही घटिया किस्म के गेहूं दिए और ऊपर से कहीं ना कहीं हमसे कई सारी चीजों का फेवर भी करने लगा। तो ये कंडीशन थी। तो उस टाइम पर यहाँ पर एक ऐसे लीडर सामने निकल कर आए जिनको स्टार्टिंग में लग रहा था कि हाँ ये जो है कंट्री को सही से लेकर नहीं चल पाएंगे। कई सारे क्रिटिसाइज करने वाले लोगों के द्वारा ये बातें बोली गई थी, पर लेकिन जिस तरीके से इन्होंने सिचुएशन को संभाला, पाकिस्तान को मुंह की भी खिलाई एक तरीके से, जो 1965 की वॉर है उसके बारे में आप लोगों को बताइए, और बाकी देश को काफी अच्छे से संभाला। जब इनके बारे में पढ़ रहा था तो एक बात मुझे हमेशा याद आ जाती है इनके बारे में। इन्होंने जब बोला कि देश को कम से कम जो है एक दिन भूखा रहना चाहिए, तो एक तरीके से उसमें सबसे पहले जो बात थी इन्होंने वो अपने घर इंप्लीमेंट करी। इनके बेटे का एक इंटरव्यू सुन रहा था तो उसमें ये बोला गया कि मैं देश को कोई भी बात तब बोलूंगा जब मुझे यकीन हो जाएगा कि मेरा परिवार उस चीज को इंप्लीमेंट कर सकता है। तो ये काफी अच्छी बात थी, एक तरीके से पहले अपने ऊपर इंप्लीमेंट करो तब किसी दूसरे इंसान को बोलो। पर लेकिन जिस तरीके से ताशकंद में जब यहां पर पहुंचे, यहां पर एक तरीके से, तो जब इनकी एक तरीके संदिग्ध तरीके से इनकी डेथ हुई तो उसके ऊपर आज भी क्वेश्चन मार्क है। इसके ऊपर मूवी बन चुकी है, तो मूवी देखेगा टाइम मिले तो इनके ऊपर पूरी डिटेल में, काफी इंटरेस्टिंग मूवी है वो, जो देखी थी मैंने, काफी अच्छा लगा। तो इनकी डेथ से रिलेटेड वो मूवी है, कई सारे पहलू यहां पर एक तरीके से उजागर करने की कोशिश करेगी, कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। पर लेकिन एक तरीके की शानदार पर्सनैलिटी, एक शानदार लीडरशिप आप लोग इनको बोल सकते हैं, जिस तरीके से यहां पर इनके द्वारा चीजों को आगे लेकर चला गया। पर लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से इनकी जो पर्सनैलिटी है उसको इतना ज्यादा किताबों में या फिर हमारी हिस्ट्री में इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया गया जितना दूसरी पर्सनैलिटी को बताया गया है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं ये धूलमित पड़ जाती है इनकी पर्सनैलिटी, अगर एक तरीके से किताबों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। वैसे नहीं, वैसे तो एक शानदार लीडर है, पर लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया कि इनके बारे में भी हम लोग को बात करनी चाहिए। तो इस तरीके की कुछ बातें यहां पर आप लोग को बोली गई हैं, ठीक है। बाकी यहां पर जो सेकंड आर्टिकल है, यह है महात्मा गांधी जी के बारे में। तो महात्मा गांधी जी के बारे में जो बेसिकली बोला गया है, सबसे पहले तो ये बोला जाता है कि महात्मा गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है क्या आज भी हम लोग फॉलो करके चलते हैं, क्या आज भी यहाँ पर आज की सोसाइटी के लिए वो सही है। तो सबसे सही बात तो यहाँ पर ये है कि हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही बात आप लोगों ने बोली है। महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी जो है आज की डेट में भी आप लोगों को इंप्लीमेंट होती ही नजर आएंगी। तो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ऐसी पर्सनैलिटी है कि जो कभी मरती नहीं है, यानी कि अपनी आइडियोलॉजी के थ्रू, अपने विचारों के थ्रू ये हमेशा सोसाइटी में जिंदा रहते हैं। तो जैसे महात्मा गांधी जी के अगर टाइम के बारे में बात करें, ये एक तरीके से ग्लोबल सिटीजन थे, यानी कि ऐसा नहीं है कि बस इंडियन सिटीजन थे, एक ग्लोबल सिटीजन थे, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में भी इनका लोहा माना जाता है। कई सारी पर्सनैलिटी के बारे में द्वारा इनके बारे में बोला गया। इनकी जो थ्योरी थी ये रिलीजन के पॉइंट ऑफ से काम नहीं करते थे, ठीक है, एक तरीके से कि रिलीजन का नाम इन्होंने ले दिया तो इसका मतलब नहीं है रिलीजन के पॉइंट ऑफ से बात करें, ये एथिकल चीजों को ज्यादा फोकस देकर चलते थे। क्या सही है क्या गलत है उसके ऊपर इनका ज्यादा मुद्दा रहता था। इसी तरीके से गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है वो हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि गांव के ऊपर हम लोग को फोकस देना चाहिए, कि हमारा कंट्री जो है, हमारा देश जो है, भारत जो है वो गांव में बसता है। क्योंकि ये कहते थे हमेशा कि हमारी सोसाइटी में जो सबसे दबा कुचला सेक्शन है सोसाइटी के अंदर, अगर उसको हम लोग अच्छे से फोकस करके आगे निकाल कर चले तो देश अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। यहां पर इनके द्वारा एक बोल सकते हैं आप लोग, जो हमारी कंट्री के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जब पार्लियामेंट में पहुंचे तो उनको एक सलाह भी दी गई थी, ठीक है। एक तरीके से सलाह ये थी कि अगर आप लोग पार्लियामेंट में कोई लॉ बनाते हैं तो आप लोग एक बार उस इंसान को याद करो अपनी एक मेमोरी में, जो आप लोगों ने कभी लाइफ में देखा है सबसे गरीब इंसान इस धरती पर, अगर आप लोगों ने कभी देखा है। ये देखिए, अगर आप लोग कोई भी लॉ पास करने जाना है पार्लियामेंट के अंदर तो क्या उस इंसान को कोई फायदा पहुंचने वाला है। अगर ऐसी बातें आप लोग दिमाग में रखेंगे तो ये देखना कि आप लोग का जो डिसीजन होगा वो हमेशा सही डायरेक्शन में होगा, वो गलत डिसीजन नहीं हो सकता है। नॉन वॉयलेंस का जो इनका पैटर्न था ये उसको फॉलो करके चला करते थे, हमेशा कुछ भी हो जाए ये एक तरीके से ये नहीं बोलते थे कि आप लोगों को क्रिटिकल होना है, आप लोगों को एक तरीके से जैसे बोलता हूं ना, एक तरीके सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखना है, तो उस बात पर फोकस देकर चला जाता था। और इनकी यही आइडियोलॉजी को फॉलो करके कई सारे वर्ल्ड के जो लीडर हैं उन्होंने अपनी कंट्री को एक सही डायरेक्शन दी, जिनमें से एक काफी इंपॉर्टेंट नाम है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जी ने अपार्थाइड मूवमेंट के खिलाफ यहां पर अपनी कंट्री में वॉर छेड़ी और उसके द्वारा जो साउथ अफ्रीका है उसको जो रंग भेद की नीति थी उससे आजाद कराया। तो कई सारे वर्ल्ड में ऐसे लीडर हैं जिनके द्वारा इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर सही डायरेक्शन में आगे बढ़ा गया है। तो इस तरीके से भी आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी जी के बारे में
ये कुछ बातें थी जिनके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। बाकी जब भी आप लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो काफी एक तरीके से इनके ऊपर डिपेंडेंसी आप लोग को देखने को मिलेगी काफी लार्ज स्केल पर। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जो एक कनेक्टिंग लिंक आप लोग बोल सकते थे, अमीर से अमीर लोगों के बीच में बैठते थे और गरीब से गरीब लोगों के बीच में बैठते थे। तो एक तरीके से ये माना जाता है कि जब कांग्रेस हमारी कंट्री में जब एक पार्टी बनाएगी 1885 में, तो कांग्रेस को जनता के साथ में कनेक्ट करने का काम भी इनके द्वारा किया गया। वरना कांग्रेस जो थी इनसे पहले एक तरीके से जो बड़े बड़े लीडर या फिर जो अमीर लोग थे उनकी ऑर्गेनाइजेशन बोली जाती थी, इनके द्वारा इसको जनता से कनेक्ट किया गया। एक मास मूवमेंट जो बनाया गया तो कांग्रेस के साथ में मिलकर, तो वो यहां पर एक तरीके से जनता तक जो पहुंचाया गया, किसानों तक जो पहुंचाया गया, तो एक तरीके से जो ग्राउंड लेवल पर जो मजदूर है उन तक जो पहुंचाया गया कांग्रेस को, ये कनेक्टिंग लिंक का काम इन्हीं के द्वारा किया गया है। और इसके ऊपर मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, ठीक है। तो इस हल्का सा आइडियाज के बारे में रखिएगा। यहां पर आप लोगों के सामने एक कुत्ता है, कुत्ते के गले में एक पट्टा है और उस पर लिखा हुआ है सीबीआई। जो सीबीआई है आज के डेट में आप लोग कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। ये कार्टून यहां पर ये दिखा रहा है, ये किस पर्टिकुलर अभी केस की वजह से ये न्यूज में है, किस पर्टिकुलर केस की वजह से यहां पर इसको दिखाया जा रहा है, ये आप लोग बताइए। तो यहां पर बेसिकली एक तरीके से अभी कमेंट किया गया लीडर के द्वारा, उनके चलते यहां पर ये चीज देखने को मिल रही है। तो 40 से लेके 50 शब्द में आप लोगों को यहां पर इसको एक्सप्लेन करना है। कई सारे बच्चे काफी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, अच्छा लगता है। इससे ये भी पता चलता है कि हाँ आप लोग चीजों को लेकर कितना अवेयर हैं, ठीक है। तो ये है इसके बारे में आइडिया। बाकी काफी इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन आप लोग बताइए। अभी बोला गया कि सिनेमा जो है उनको ओपन किया जाएगा, ठीक है, 50% कैपेसिटी के साथ में। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि मूवी देखने जाना पसंद करेंगे बाहर, यस या फिर नो? यानी कि आप लोग क्या लगता है कि आप लोगों को जाना चाहिए मूवी देखने अभी, या फिर घर पर ही लैपटॉप वगैरह फोन वगैरह सही है, बाहर जाना अभी सही नहीं है? तो यस या फिर नो। अगर यस या फिर नो लिख रहे हैं तो रीजन जरूर दीजिएगा, आप लोगों की रीजनिंग क्या है इसके पीछे वो भी मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग किस तरीके सिचुएशन को देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है आप लोगों के सामने, ये वो आर्टिकल है जिसने सोसाइटी को झंझोर कर रख दिया। आज की डेट में अगर आप लोग बात करें हमारी कंट्री में, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम यहां पर ये केस देखने को मिला, बहुत सारे पास्ट में भी आप लोग केस देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते सोसाइटी में जो महिलाएं हैं, जो वुमेन है, उनका एक तरीके से आजाद तरीके से घूमना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी एरिया में कई जगह आप लोग सिचुएशन देखने को मिलेगी। सबसे गंदी बात यहां पर यह है कि जिसकी वजह से एक इंसान पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, वही जो औरत है, वही जो एक तरीके से वुमेन है, आज की डेट में सोसाइटी में अपनी जो जिंदगी है उसके लिए भी एक तरीके से दुआ करती है कि कोई मुझे ढंग से एक तरीके से देखे, मेरी इज्जत करे। ये कंडीशन आज के डेट में सोसाइटी को देखने को मिलेगी। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आज की डेट में आप लोग बोलते हैं ना पृथ्वी है, पृथ्वी को सेव करने की कोशिश की जा रही है। जिस पृथ्वी पर एक इन्वायरमेंट की वजह से हम लोग जिंदा हैं, उस पृथ्वी को हम लोग सेव कर रहे हैं। अरे ये तो देखो, उसकी वजह से तुम जिंदा हो। वही बात आप लोग यहां पर वुमेन के बारे में बोल सकते हैं। जिस वुमेन की वजह से हम लोग इस पृथ्वी पर आए हैं, उस वुमेन को हम लोग प्रोटेक्ट करने की बात करें, तो इसका मतलब यह है कि सोसाइटी जो है वो बड़ी गलत डायरेक्शन में चल रही है। तो जब तक हम लोग इसके चलते जो वुमेन है उसके चलते जो एक तरीके सेंसिटिविटी एक तरीके से जो जेंडर को लेकर है उसको हम लोग नहीं फैलाएंगे, तब तक ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में आप लोगों से बात करूं, टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से एक पूरा गोल जो है 5वां, वो इसी के ऊपर फोकस करता है कि जेंडर इक्वलिटी के बारे में यहां पर बात की जाती है। पर लेकिन बोलने में ये चीजें लगती हैं कि हाँ सही बोला जा रहा है, पर लेकिन एग्जैक्टली जब इनको देखोगे तो ये इंप्लीमेंट होती नजर नहीं आती है। और बार बार ऐसी चीजें हमारी ऐसी यादें हमारी बार बार ताजा होती हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि वो नहीं कहते हैं कि एक तरीके से कटे हुए पर नमक डालने वाली बात होती है। अभी क्या हुआ, 19 साल की एक लड़की थी, एक दलित लड़की बोला गया, पर लेकिन सबसे जो इरिटेटिंग मुझे शब्द लगते हैं यहां पर कई बार यूज किए जाते हैं, जैसे दलित हो गया या फिर कोई वर्ड जो यूज किया था ना यहाँ पर, ये चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी कास्ट की क्यों ना हो, ये लड़की है वो पहले देखो। पर लेकिन कई बार न्यूज़पेपर भी इस बात पर ज्यादा फोकस देते हैं। होना ये चाहिए कि अगर रेप हुआ है तो आप लोग ये क्यों देख रहे हो कि ये कास्ट कौन सी है उसकी। अगर दलित कास्ट है तो उसको ज्यादा एक तरीके से उसको ज्यादा कवर करो, दलित कास्ट नहीं है तो कम कवर करो, या फिर दूसरी कास्ट है तो उसको खत्म ही कर दो, उसके बारे में बात ही नहीं करनी है। ये बिल्कुल गलत तरीका मुझे लगता है चीजों को देखने का। अगर किसी का रेप हुआ है तो आप लोग ये मत देखेंगे कि वो कौन सी सोसाइटी के, कौन से तबके की, कौन से रिलीजन की, कौन सी कास्ट की लड़की है। ये देखिए कि लड़की का रेप हुआ है सोसाइटी में, उसको कैसे रोकना है। ये बेसिक फोकस यहां पर होना चाहिए, ना कि कास्ट कम्युनिटी को लेकर फोकस होना चाहिए। अभी यहां पर हाथरस के अंदर उत्तर प्रदेश में ये दुर्घटना देखने को मिली 14 सितंबर को। 14 सितंबर को यहां पर यह बोला गया कि उस लड़की ने जितनी इंजरी उसकी बॉडी में देखने को मिली, उसकी वजह से उसने अब उसकी जिंदगी ने घुटने टेक दिए, यानी कि वो है एक तरीके से उसकी बॉडी जो थी ऐसी थी, बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। उसकी जो स्पाइनल कोड है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी, उसकी जो जीभ यानी कि टंग जो है वो काट दी गई थी। ऐसी कंडीशन देखने को मिली, बहुत ही ब्रूटल तरीके से उसका रेप किया गया। तो ये जो सिचुएशन यहां पर सामने निकल कर आई, ये सोचने के लिए मजबूर कर देती है, पूरी सोसाइटी को झकझोर कर रख देती है कि रियलिटी में हम लोग कर क्या रहे हैं। और रही सही कसर जो है यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा पूरी कर दी जाती है। जब यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा उसका जो दाह संस्कार किया गया यहां पर,
उसकी फैमिली को पता भी नहीं चला कि हाँ, उसकी फैमिली को इन्फॉर्म भी नहीं किया गया कि लड़की का दाह संस्कार कर दिया गया है। तो इसने जो है और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। आप लोग ये समझिए, मतलब एक फैमिली मेंबर ऑलरेडी इस तरह की प्रॉब्लम झेलकर यहां पर ऐसी सिचुएशन में बना और ऊपर से उसको जला दिया गया, उसका दाह संस्कार कर दिया गया, इवन फैमिली को बताए बिना। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहे हैं यहां पर, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं, इससे मतलब क्या साबित करना चाहता है कि यहां पर कहीं ना कहीं तो ये तो वो तरीका हो गया कि खासकर जिन्होंने ये हरकतें की है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये कंडीशन देखने को नहीं मिलती। तो इस तरीके से यहां पर ये एक तरीके से बेहुदा अत्याचार है यहां पर इनकी फैमिली के ऊपर, ये बोल रहे हैं यहां पर राइटर उत्तर प्रदेश के अंदर जो हरकतें देखने को मिल रही है। तो एक तरीके से एक यहां पर जो राइटर हैं वो एक तरीके से गुस्से में चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने बेहुदे तरीके से जो गवर्नमेंट है वो चीजों को हैंडल कर रही है कि इसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। कुछ दिनों पहले कई सारे ऐसे एनकाउंटर के केस आप लोगों को देखने को मिले यहां पर, ये भी एक तरीके से जो अत्याचार है ये बिल्कुल एक अलग ही लेवल का यूपी में आप लोगों को देखने को मिलता है। जो गर्ल है यहां पर वो अपनी मां के साथ में गई हुई थी खेतों में काम करने के लिए, तो उसको असोल्ट किया गया, वहीं पर उसको पकड़ा गया, खेतों में ही वो एक तरीके से चारा वगैरह लेने गई थी, तो वहीं पर ये सारी हरकतें यहां पर देखने को मिली। तो इस तरीके की जो इनह्यूमैनियन के जो इंसानियत से परे हटकर ये प्रैक्टिस यहां पर जो सोसाइटी में देखने को मिल रही है। तो हम लोग एक तरीके से वुमेन की सेफ्टी के बारे में जो बात करते हैं बार बार, 2012 में हम लोगों ने काफी बड़ा एक मूवमेंट चलाया था निर्भया के रेप केस के बारे में, जब यहां पर कंडीशन देखने को मिली और एक कमेटी का गठन किया गया था जस्टिस वर्मा साहब की अध्यक्षता में। ये जो कमेटी यहां पर बनाई गई थी इसका बेसिक पर्पज ये था कि फ्यूचर में कोई ऐसी कंडीशन देखने को नहीं मिले, पर लेकिन ये जो मुद्दा था ये रुका नहीं। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों को बताया साउथ इंडिया में एक डॉक्टर थी, उसका रेप किया गया और फिर उसकी बॉडी को जला दिया गया, अध जली बॉडी उसकी फेंक दी गई। तो ये कंडीशन देखने को मिली। अभी यहां पर ये हाथरस में देखने को मिला, इसी के बाद अभी एक और यहां पर केस देखने को मिला। तो इस तरीके से ये रिपीटेडली केस आ रहे हैं। इसका कहने का मतलब ये कि सामने वाला जो इंसान है ना, वो उसके मन में जरा सा भी खौफ ही नहीं है, उसको पता है कि पूरा सिस्टम तुम्हारे साथ में है, तो ऐसी हरकतें करने से कोई डरता नहीं है। चौराहे पर नंगा करके गोली मार दो 2-4 इंसानों को, तो समझिएगा कि सारे इंसान जो है ना उनकी रूह कांपेगी ऐसी हरकतें करने से पहले। ईरान में ऐसा होता है, ईरान में चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देते हैं अगर कोई ऐसी हरकतें पाई जाती हैं। तो जब तक इंसान के अंदर इस तरीके की हरकतें करने का कोई डर नहीं रहेगा तब तक ये कंडीशन सुधरने वाली नहीं है। और खासकर जब सिस्टम सपोर्ट करने लग जाता है तो फिर तो कहीं डूब मरने वाली बात यहां पर देखने को मिल जाती है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट अगर 2013 में हम लोग बात करें तो इंडियन पिनल कोड के तहत चीजों को चेंज किया गया, इसमें अमेंडमेंट किया गया, पर लेकिन कागज पे चीजों को अमेंडमेंट करने से क्या रियलिटी ग्राउंड लेवल पर चेंज हो रही है वो नहीं देखने को मिल रही है। आप लोग समझ सकते हैं क्या कंडीशन है यहां पर। जो 4 कन्विक्टेड थे यहां पर निर्भया वाले केस में 2012 में सबको पता है कि ये कंडीशन हो चुकी है, उनको जो फांसी दी गई हमारी कंट्री में 2020 में दी गई। ये सोचने वाली बात है कि नहीं है। मतलब 8 साल आप लोग उनको पाल रहे हो रखकर, जो ऐसी कंडीशन कर चुके हैं उनको तो 6 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को डिसीजन देना चाहिए था। कुछ ऐसा सिस्टम कीजिए कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो इंसान इस धरती से खत्म हो जाए, ऐसा कुछ सिस्टम कीजिए। 8 साल आप लोग उनको पाल रहे हैं धरकर, तो ये किस खुशी में आप लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो ये काफी एक तरीके से एक ऐसी चीजें हैं कि जो एक तरीके से दिन पे दिन ऐसे उन्हें कहते हैं कि जहर की घूंट पिए जा रही है सोसाइटी, ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हाथ पे हाथ धरकर बैठा है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो बोल दिया गया कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठेगी, 25 लाख रुपए में तोल दिया लड़की को कि हाँ इसकी सेफ्टी के बारे में बात करेंगे आगे, फैमिली और परिवार की, ये कंपनसेशन दे दिया। तो ये कंपनसेशन देके ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक तरीके से कीमत लगा दी गई है कि तुम्हारी कीमत थी। मैक्सिमम चीजें में आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैक्सिमम यहाँ पर एक तरीके से ये अनाउंस किया जाता है, एक तरीके से स्पेसिफाई करने की कोशिश की जाती है जब भी ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, तो कंपनसेशन देके चीजों को छोड़ दिया जाता है। और फिर पता है क्या होता है, बाद में मैंने ऐसे भी केस देखे हैं, कई सारे न्यूज़पेपर में कवर किए जाते हैं, जो ये कंपनसेशन अनाउंस किया जाता है ना, बेचारे जैसे तैसे इनकी फैमिली सोचती है चलो जो हो गया वो हो गया, अब थोड़ा सा फायदा मिल जाए। ये कंपनसेशन लेने के लिए भी इनको गवर्नमेंट के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर आधी बार तो ये भी नहीं मिलता है, इसके लिए भी काफी बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। तो आखिर क्यों इस तरीके से सोसाइटी को लेकर, समाज को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऐसी हरकतें करता है। और कहीं ना कहीं देखिए एक बात बोल दूं मैं आप लोगों को, ये थोड़ी बुरी लगेगी, जैसे इंसान सोसाइटी में आज के डेट में हो गए ना, जिस तरीके की चीजें आप लोग जब वोटिंग डालते हैं उस टाइम पर तो आप लोग ये चीजें ध्यान नहीं देते हैं। अब जो आप लोगों के ऊपर रूल करें ना, ये आप लोगों की ही गलती है। अगर ऐसे इंसान आप लोगों के सर पे बैठे हुए हैं तो ये आप लोगों की ही गलती है, अगर वो सर पर आप लोग बैठे हुए हैं। और अगर अब वो हरकतें करें तो बुरा लग रहा है, जब वोट डालने जाते हैं तब क्यों नहीं देखते कि कैसे इंसान को आप लोग पावर में लेकर आ रहे हैं, क्या वो आप लोगों के मुद्दे को लेकर सेंसिटिव है, तो इस बारे में आप लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो फिर अगर ऐसी सोसाइटी में चीजें देखने को मिलती है तो फिर आप लोगों को लगता है बुरा कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले देखिए तो सही कि वो एडमिनिस्ट्रेशन वही है जिसको जिताकर आप लोगों ने बैठाया अपने सर पर, अब वो कर रहा है कुछ तो आप लोगों को बुरा लग रहा है, आप गोली एडमिनिस्ट्रेशन को देने, पहले अपने आप को गाली देनी चाहिए आप लोगों को कि हाँ एक तरीके से ऐसे इंसान अगर आप लोगों को जो
इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं उसको आप लोगों ने गद्दी पर बैठा रखा है। तो कितने हद तक एक तरीके सोचने वाली बात यहां पर निकल कर आती है। तो कास्ट को लेकर आज के डेट में भी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। कितना ह्यूमिलिएट एक तरीके से किया जाता है, वॉयलेंस देखने को मिलता है, इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। आर्टिकल 15 मूवी देखिएगा, आप लोग की आंखें खुल जाएगी। आर्टिकल 15 मूवी जो कि आयुष्मान खुराना की है, वो आप लोग कई सारी चीजें दिखाएगी कि सोसाइटी में कास्ट क्या है, ठीक है। तो जब यहां पर एक डायलॉग उसका रहता है, वो बोलता है उस टाइम पर आयुष्मान खुराना कि तुम क्या हो कि मैं ये हूं, दूसरे से बोलता है तुम क्या हो कि मैं कौन हूं, तो वो बोलता है क्या चल क्या रहा है यार ये हो क्या रहा है। तो वो कंडीशन आप लोगों को सोसाइटी में देखने को मिलेगी। तो इसी तरीके से आज की डेट में ये जो लड़की है इसको ड्रॉप आउट करना पड़ा है स्कूल से, क्योंकि लोअर कास्ट की थी सोसाइटी में। और एक तरीके से प्रॉब्लम ये रहती है कि कई बार जो अपर कास्ट के जो लोग होते हैं कई सारे एरिया में, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़े जहां पर लोअर कास्ट के बच्चे पढ़ रहे हैं। आप लोगों को याद होगा मिड डे मील स्कूल के बारे में मैंने आर्टिकल डिस्कस किया था। उस आर्टिकल में ये दिखाया गया था अगर लोअर कास्ट की कोई औरत अगर खाना बनाने आती है स्कूल के अंदर में, तो अपर कास्ट के लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे बच्चे खाना नहीं खाएंगे। यानी कि इंसान यार इंसान पैदा होता है, ये लोअर कास्ट अपर कास्ट तो तुम लोगों ने बनाई है, इंसान तो इंसान ही पैदा होता है ना, एक ही तरीके से पैदा होता है ना। अगर यहां पर लोअर कास्ट अपर कास्ट अगर आप लोग इस तरीके से बुनकर चलेंगे तो फिर कैसे लोग यहां पर जिंदा रह पाएंगे। तो सेक्सुअल वायलेंस जो है ये काफी लार्ज स्केल पर यहां पर लोअर कास्ट में खासकर ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो गलत तरीका है चीजों को ट्रीट करने का। कहीं ना कहीं संविधान बनाए हुए 70 साल से ऊपर हो गए, पर लेकिन संविधान में जो लिखी हुई चीजें हैं उनको अमल करना हम लोग अब तक नहीं सीखे हैं। तो कैसे वुमेन को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, तो इसके लिए समझना पड़ेगा नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट, इसके बारे में याद रखिएगा। रेप के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है, कुछ ऐसी चीजें, तो आप लोग उसको मेंशन कर सकते हैं अगर वुमेन के खिलाफ कुछ लिखने के लिए आता है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड ब्यूरो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। उत्तर प्रदेश के अंदर यहां पर रजिस्टर किया गया कि यहां पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है हमारी कंट्री में हाईएस्ट है, 14% ऑफ इंडिया। यानी कि हमारी कंट्री में टोटल 28 राज्य हैं। 28 राज्य में अगर आप लोग बात करेंगे, अगर इनको डिवाइड करेंगे तो 14% अकेला उत्तर प्रदेश यहां पर काउंट करके रखता है जब यहां पर हम लोग वुमेन के अगेंस्ट क्राइम के बारे में बात करते हैं। फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन, ये सब चीजें, या फिर एक तरीके से जस्टिस इंश्योर करना, ये होना चाहिए, पर लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस तरीके की जो ट्रेजेडी है वो रिपीट होती रहती है सोसाइटी में, हम लोग उनको एक को भूलते नहीं है, तो उससे पहले दूसरी हरकत आप लोगों को सोसाइटी में देखने को मिलेगी। तो जेंडर सेंसिटिविटी कैसी है ये आप लोगों को समझनी पड़ेगी। बच्चों को स्कूल में ही इन चीजों के बारे में पढ़ाइए, स्टार्टिंग से आप लोगों को उस लेवल पर लेकर आना है, तब सिचुएशन समझेगी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अकेली नहीं, सारे राज्य गवर्नमेंट को यहां पर इसके बारे में काम करना पड़ेगा, वुमेन सेफ्टी को कैसे लेकर चलना है। और ये ऐसा नहीं कि अलादीन का चिराग घिसेंगे रातों रातों में सब कुछ हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों को एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करके चलना पड़ेगा, एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम आप लोगों को लाना पड़ेगा। सोसाइटी में नॉर्म्स एंड रूल रेगुलेशन ऐसे होने चाहिए कि लोगों को खौफ रहे कि वुमेन के खिलाफ कुछ भी ऐसी हरकतें की तो आप लोगों की खैर नहीं है। तो जब तक ये चीजें नहीं होगी तब तक सिचुएशन नहीं सुधरने वाली है। तो ऐसा कुछ यहां पर राइटर जो है इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है आज के डेट में कुछ ऐसे स्टेप उठा रही है जो कि कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर करने की रियलिटी में किस डायरेक्शन में हमारी कंट्री जा रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक एनजीओ थी, यहां पर वो सोसाइटी में क्या क्या काम करती थी उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा, और गवर्नमेंट क्या कर रही है वो आप लोग यहां पर समझिएगा। इसके बारे में थोड़ा जानिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसके ऊपर क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में 1961 में यूके के अंदर बनाई गई थी। ये जो यूके के अंदर बनाई गई थी तो यहां पर बनाने वाले थे पीटर बेनिसन और इसी के साथ में फिलिप जेम्स। कई बार ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर उनके नाम भी पूछ ले आते हैं, तो इसके बारे में याद रखना। एमनेस्टी जो है बेसिकली यहां पर ये ह्यूमन राइट के बारे में बात करती है। ह्यूमन राइट के बारे में बात करती है कि किस तरीके से इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है वो फॉलो किया जा रहा है इंसानों को लेकर या फिर नहीं, ठीक है। और पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करने की काम करती है, गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाने का काम करती है अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है। तो इसके चलते क्या क्या काम किए जाते हैं आप लोग ये काम समझिए, तब आप लोग समझ पाएंगे कि गवर्नमेंट इसको क्यों प्रेशराइज कर रही है। अगर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, माइनॉरिटी के लिए, फिर कोई इंडिजिनस राइट के बारे में अगर कोई गलत काम हो रहा है तो इसके बारे में बात करते हैं। टॉर्चर अगर होता है, आप लोग मान लीजिए जेल में लेकर चले गए, वहां पर टॉर्चर किया जा रहा है इंसान को। कई बार ऐसा होता है कि इंसान जो है अपनी 8-9 साल जेल में काट कर आ जाता है और पता चलता है कि इस इंसान की कोई गलती ही नहीं थी, गलती से इसको पकड़ लिया गया था और इसकी जिंदगी के 8-9 साल जो है बर्बाद कर दिए गए, इसको टॉर्चर भी किया गया। तो वो चीजें जो है उसको रोकने की कोशिश की जाती है। अबोलिश डेथ पेनल्टी, ये बोलते हैं कि डेथ पेनल्टी जो है वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। डेथ पेनल्टी में अगर आप लोग एक एनालिसिस करोगे तो आज तक भी कोई भी ऐसा कोई केस आप लोगों को शायद नहीं देखने को मिला होगा किसी अमीर रसूखदार आदमी को कोई डेथ पेनल्टी मिली हो। हमेशा जो कुचला तबका, सोसाइटी का गरीब तबका होता है, उनको डेथ पेनल्टी नॉर्मली दी जाती है, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं।
बाकी का एक कंडीशन बात करें तो रिफ्यूजी राइट के बारे में बात करें, अगर बाहर से कोई कंट्री में कोई रिफ्यूजी आते हैं तो उनके राइट्स के बारे में बात करती है। यहां पर प्रिजनर अगर आप लोग बात करें उनके बारे में बात करती है कि उनके भी यहां पर राइट होने चाहिए, खासकर इंसानों की तरीके से ट्रीट करना चाहिए। उसी के साथ में ह्यूमन जो डिग्निटी है उसके बारे में बात करती है। घुमा फिराकर बोला जाए तो गवर्नमेंट जो अगर उल्टी सीधी हरकतें करती है तो उसके खिलाफ ये आवाज उठाती है। ये एक एनजीओ थी, ये थी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब हमारी कंट्री से अपने ऑपरेशन ये खत्म कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा इसका पैसा जो है वो रोक दिया गया है, तो इसके चलते यहां पर ये हमारी कंट्री को छोड़कर जा रही है। एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर यूके में, ये ह्यूमन राइट पर फोकस देकर चलती थी। और इसी के साथ में ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों की पीआईबी वाली जो वीडियो है उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। तो यहां पर नोबेल प्राइज दिया गया इसको 1977 में, किसके लिए दिया गया नोबेल पीस प्राइज? इसको दिया गया जो ह्यूमन राइट और डिग्निटी है, जो टॉर्चर होता है उसको रोकने की बात इसके द्वारा की गई। इसी के साथ में यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट 1978 में दिया गया, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे प्राइज इनको मिल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रही होगी ना ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी कंट्री में इस ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग बिल्कुल बंद कर दी गई है, इसने अपने ऑपरेशन समेटना स्टार्ट कर दिया इंडिया के अंदर से। अभी क्या बात की जा रही है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक तरीके से उसकी जो फंक्शनिंग है उसके ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क लगे हैं, क्योंकि एक तरीके से ये काम क्या करती थी, ये सिविल सोसाइटी को एक्टिवेट करने का काम करती थी। डेमोक्रेसी जो है एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी जो है उसको इनहेंस करने का काम करती थी। इसी के लिए इसको यहां पर 1977 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। पर हमारी कंट्री में इसको ऑपरेशन जो है वो अब रुक रहे हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट जो है इसके फ्रीज कर दिए गए हैं। ये बोला जा रहा है कि यहां पर ये सही तरीके से काम नहीं कर रही है। तो अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है और इतने अच्छे से काम कर रही है, तो ये अनफॉर्चुनेट है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्री में बंद कर दिया जा रहा है। इसका मतलब ये कि इंडिपेंडेंट वॉइस को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो गवर्नमेंट का जो यहां पर रेस्पॉन्स है, गवर्नमेंट ये बोल रही है कि इंटरफियरेंस इन द डोमेस्टिक पॉलिटिक डिबेट, यानी कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो रही है उसकी डिबेट में इंटरफेयर कर रहे हैं। और इसी के साथ में जो फंड किया जा रहा है फॉरेन डोनेशन के थ्रू, यानी कि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हमारी कंट्री में मान लीजिए जैसे आर्टिकल 370 को चेंज किया गया, तो यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसके बारे में बात कर रही है। आर्टिकल 370 के बारे में राइटर ये बोल रहे हैं, आर्टिकल 370 के बारे में बात नहीं कर रही है। आर्टिकल 370 को चेंज करने के बाद में जो कंडीशन JNK में बनी है, उनके राइट का हनन जो हो रहा है, लोगों के वहां पर इंटरनेट नहीं मिल रहा है, उनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, तो वो जो वहां पर फेस कर रहे हैं आज के डेट में, उसके बारे में आवाज उठा रही है, ना कि आर्टिकल 370 के बारे में, ठीक है। तो ये यहां पर थोड़ा समझना पड़ेगा। इसी के साथ में बोला जा रहा है कि ऐसी हरकतें नॉर्मली रसिया में देखने को मिलती है। रसिया में अगर लगता है कोई भी एनजीओ कोई ऐसा काम कर रही है, तुरंत उसको बंद कर दिया जाता है। और इसीलिए वहां पर व्लादिमीर पुतिन साहब जो हैं वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो इतने लंबे समय से रसिया पर काबिज हुए हैं। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो रसिया के अंदर में सबसे पावरफुल पोस्ट थी प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट बन गए तो सबसे पावरफुल पोस्ट हो गई है प्रेसिडेंट। तो आप लोग समझ सकते हैं कि उस कंट्री में कैसी डेमोक्रेसी होगी। एक पर्टिकुलर पर्सन है जो पूरी कंट्री को एक तरीके से अपने हाथ में रख के चलता है, जो उसको अच्छा लगता है वो करता है, जो बुरा लगता है वो नहीं करता है, अपने हिसाब से चीजों को एंजॉय करता है। अब बेलारूस के बारे में एक आर्टिकल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। बेलारूस का जो डिक्टेटर है वो कंट्री को सप्रेस कर रहा है, फिर भी रसिया उसको सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि रसिया में कोई डेमोक्रेसी है नहीं, कोई क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं गवर्नमेंट से आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो उस तरीके की कंट्री की कैटेगरी में हमारी कंट्री को रैंक किया जा रहा है कि हाँ ऐसी कंट्री हमारी हो गई है। तो डेमोक्रेटिक जो कंट्री होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में काम करती है। और एमनेस्टी जो इंटरनेशनल है यहां पर कहीं ना कहीं वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को तभी आप लोग इंप्लीमेंट कर पाएंगे जब कहीं ना कहीं बोलने वाला हो गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है। अपोजिशन का तो मुंह सिला हुआ है आज के डेट में, क्योंकि अपोजिशन ढंग से बातों को रख ही नहीं पा रही है, उनके पास में कोई मुद्दे नहीं होते हैं, फालतू के मुद्दे ज्यादा रहते हैं हमारी कंट्री में। तभी अपोजिशन जो वीक है तभी यहां पर ये कंडीशन और ज्यादा देखने को मिल रही है। तो एक तरीके से जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जाता है ना, जब आप लोग यूपीएससी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाते हैं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो, तो अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म यहां पर कर रहा है तो इससे डेमोक्रेसी की जो फंक्शनिंग है और मजबूत होती है, यहां पर वो बेकार नहीं होती है। अगर क्वेश्चन करने का आप लोग हक ही नहीं यहां पर दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इस तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करना कितने हद तक यहां पर सही माना जा रहा है। तो ये बातें हैं आप लोगों को एक तरीके से डेमोक्रेसी को सप्रेस करने वाली बातें यहां पर देखने को मिल रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो एक तरीके से अगर कोई क्रिटिकल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन यहां पर ऐसा कोई काम करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिस्कंफर्ट हो जाती है एक तरीके से, क्योंकि उनको लगता है कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, यहां पर ये बातें क्यों उठा रहे हैं, जनता को ऐसी बातें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जनता को नॉर्मली जो पॉलिटिशियन है उनके द्वारा बेवकूफ समझा जाता है। अब यहां पर मॉनसून सीजन में क्या किया गया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA, याद रखिएगा FCRA, ठीक है। इसके ऊपर कंप्लीट एक वीडियो बना चुका हूं, FCRA बाय वीर, जाकर सर्च कर लीजिएगा, या फिर इस वीडियो के नीचे मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जिसने नहीं देखी वो देख लीजिएगा, माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी इस पर्टिकुलर एक्ट को लेकर। न्यूज में है तो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहां पर अभी जो इसके अंदर चेंज किया गया FCRA के तहत, जिसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट आप लोग बोलते हैं, इसमें अमेंडमेंट किया गया। तो बेसिक तरीका ये रहता है कि फॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसको कैसे आप लोग रेगुलेट करके चल रहे हैं, यानी कि फॉरेन से जो पैसा आ रहा है आप लोग उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं।
तो एक वाइब्रेंट सोसाइटी हमारी कंट्री की देखने को मिलती है। और अकाउंटेबिलिटी की जब बात करते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, वेलफेयर के बारे में बात करते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, प्राइवेसी राइट के बारे में बात की जा रही है, जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात की जा रही है, राइट ऑफ सेक्सुअल जो माइनॉरिटी है एक तरीके से उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, राइट ऑफ सेक्सुअल माइनॉरिटीज, इन्वायरमेंट एक्टिविज्म के बारे में बात की जा रही है, ये भी आप लोगों को देखने को मिला। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो था हमारी कंट्री में, वो अभी हमारी कंट्री में चेंज किया गया बुरी तरीके से, तो उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट काफी देखने को मिला। तो एक जागरूक सोसाइटी है, जागरूक सोसाइटी में अगर कोई एनजीओ अगर काम करती है तो थोड़ी सी और जागरूकता आप लोगों को देखने को मिलेगी, पर गवर्नमेंट को जागरूकता पसंद नहीं आ रही है। तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर जो अपना रोल प्ले करना चाहिए था वो कंटिन्यू अपना रोल प्ले कर रही है, पर लेकिन गवर्नमेंट ने जो ऑपरेशन यहाँ पर रोक दिया है, तो ये राइटर है वो बोल रहे हैं कि मैं आशा करता हूं कि एक टेम्परेरी यहाँ पर टेम्परेरी जो यहाँ पर इसको सस्पेंड किया गया, आगे आने में इसको यहाँ पर फिर से काम करने के लिए अलाउ किया जाएगा, ये टेम्परेरी होना चाहिए। अगर ये कंटिन्यूअस चल रहा है तो ये हमको सोचना पड़ेगा कि क्या रियलिटी में चीजें जो है वो सही हो रही है, तो ये हम लोगों को समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। यहाँ पर ये इंडिया और चाइना के बारे में बात कर रहा है ये आर्टिकल। पहले आप लोग लोकेशन दोनों कंट्री की देख लीजिए, ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री, बीचों बीच में आप लोगों को देखने को मिल रही है। थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो हमारा पड़ोसी देश हो गया यहाँ पर चाइना, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो समझ लेते हैं दोनों को आखिर क्या क्या कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, थोड़ा सा डिफरेंट एंगल यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है। क्या क्या बातें समझते हैं। चाइना जो है अभी रिसेंटली आप लोगों को पता है इंडिया के साथ में एलएसी को लेकर काफी झड़प चल रही है, जिसको मैंने कल भी आप लोगों को मैप में डिटेल में दिखाया था। और ये जो ऐसे मैप वगैरह होते हैं मैं आप लोगों से शेयर भी करते रहता हूं, टेलीग्राम पर जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो चाइना है अभी यहाँ पर जो हरकतें कर रही है, तो राइटर ये बोल रहे हैं कि चाइना जो भी हरकतें कर रही है, इंडिया को इंगेज रहना चाहिए चाइना के साथ में, खासकर इकोनॉमिक लेवल पर, ठीक है। ये भले ही मिलिट्री लेवल पर हम लोग एक दूसरे के साथ में आमने सामने खड़े हो या फिर लड़ने के लिए तैयार खड़े हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं टूटनी चाहिए। राइटर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो उसके लिए चीजों को प्रूफ करने के लिए कुछ उदाहरण भी दे रहे हैं। सबसे पहले तो 2 जुलाई को आर्टिकल लिखा गया था यहां पर, ये आर्टिकल जो था द इकोनॉमिस्ट में, इनके द्वारा यहां पर बोला गया कि जो इंडिया है बिल्कुल इंडिया को उसी तरीके से हिट करना चाहिए चाइना को जिस तरीके से चाइना हम लोग को हिट कर रहा है, यानी कि एक तरीके से ईंट का जवाब ईंट से दो या फिर ईंट का जवाब पत्थर से दो, ऐसा बोलने की कोशिश इनके द्वारा की गई है। यानी कि चाइना को हम लोग को बिल्कुल भी, चाइना अगर हमारे साथ में कुछ हरकतें कर रहे हैं तो हम लोग को चाइना के साथ में बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। तो यहां पर बोला जा रहा है कि अगर इस तरीके की एक्टिविटी चाइना के साथ में इंडिया करके चलता है तो ये सिचुएशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीजों का, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड लगकर आप लोगों को चलना पड़ेगा, ठीक है। तो मोस्ट जो इकोनॉमिक सैंक्शन है, एक तरीके से बोला जा रहा है अगर इंडिया को ऐसा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इंडिया को हैम्पर करने वाला है। यानी कि एक तरीके से क्या बात बोली जा रही है राइटर के द्वारा, राइटर के द्वारा ये बात बोली गई कि जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, ये कोई पेड़ है और यहां पर आप लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप लोग इस टहनी को काट रहे हैं, तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग नीचे गिरेंगे। आप लोग ये कीजिए कि आप लोग इस टहनी से उतरकर इस टहनी पर जाकर बैठ जाइए और फिर पेड़ की टहनी काट लीजिए आराम से। तो पहले जो चाइना के ऊपर आप लोग की डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी आप लोग कम कीजिए, ठीक है। तो ये बोलने की कोशिश यहां पर राइटर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज के डेट में आप लोग क्या करना चाहिए, अगर चाइना के ऊपर आप लोग को लगाम लगानी है तो पूरे वर्ल्ड को आप लोग को, जिस तरीके से पूरा वर्ल्ड चल रहा है उसके साथ में रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ में आप लोग काम करना पड़ेगा। अकेले इस तरीके से लेकर चलेंगे तो सही सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा। आज के डेट में हमारी कंट्री में जो नए नए बड़े बड़े स्टार्टअप जो निकल कर आ रहे हैं, नई नई कंपनीज, लगभग 8 बिलियन के करीब उसमें चाइना का इन्वेस्टमेंट है, ये आप लोग समझिए। इसी के साथ बहुत सारी गुड्स और सर्विस ऐसी हैं हमारी कंट्री में, अगर दवाइयां भी आज के डेट में बनाई जाती है जो उसका रॉ मटेरियल है मैक्सिमम हम लोग चाइना से लेकर आते हैं। इसी के साथ में कई सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं जिनकी हम लोग मैक्सिमम सप्लाई जो है वो चाइना से करते हैं। तो चाइना से हम लोग काफी लार्ज स्केल पर इंपोर्ट करते हैं, जबकि चाइना हमसे काफी कम इंपोर्ट करता है। तो चाइना अगर कल को हमारे साथ में झड़प होती है तो चाइना अपना सामान बेचना, देखिए 2 तरीके से है। एक तो चाइना हमको सामान देना छोड़ दे तो हमारी कंट्री में दवाइयां बननी बंद हो जाएगी, तो एक तरीके से प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। दूसरा यहां पर यह है कि एक तरीके से चाइना हमसे सामान खरीदना छोड़ दे, ठीक है, तो उससे ज्यादा इंपैक्ट चाइना के ऊपर नहीं पड़ेगा, ना ही कोई इतना इंपैक्ट पड़ने वाला है। पर हम लोग चाइना से खरीदना छोड़ दें, हाँ ये बोल सकते हैं कि चाइना की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद नहीं होगी, मतलब थोड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, पर लेकिन बोलने वाली बात यह है कि उसके ऊपर इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जितना हमारे ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए वो चीजें ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम लोग खरीद कर लेकर आ रहे हैं। यानी कि आप लोग अगर जा रहे हो मार्केट में और आप लोग घर का कुछ सामान खरीद कर लेकर आ रहे हैं तो जिसको ऐसे समझिए आप लोग तब ढंग से आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। ये कोई यहां पर कोई दुकान वाला है, ठीक है, ए, ठीक है, और ये है आप लोग दुकान पर जा रहे हैं सामान खरीदने, आप लोगों को आटा खरीद कर लेकर आना है, ठीक है, तेल खरीद कर लेकर आना है, इसी के साथ में सब्जी वगैरह, पनीर वगैरह भी चलिए खा लीजिए, कई सारे सामान आप लोग लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग दुकान के पास में जा रहे हैं और ये सामान आप लोग लेकर आ रहे हैं, तो ये आप लोग की ज्यादा जरूरत है। आप लोग ये बोले नहीं यार मैं दुकान के पास नहीं जाऊंगा और इसलिए दुकान का सामान नहीं, एक तरीके से दुकानदार को नुकसान होगा, दुकान वाला एक तरीके से दुकानदार का सामान नहीं मार्केट में बिकेगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वे में क्या हो गया,
उसका सामान आप नहीं खरीदेंगे तो कोई और खरीदेगा, उसका सामान तो खरीदेगा, पर आप लोग यहां से नहीं जा रहे हैं खरीदने, तो इसका ऑल्टरनेटिव आप लोगों के पास में होना चाहिए ना, कि कोई और दुकान आप लोगों के पास में होनी चाहिए जहां से आप लोग सामान खरीद सकते हैं। वो ऑल्टरनेटिव आप लोगों के पास में ज्यादा बेटर नहीं है, ठीक है। इसलिए आप लोग इनके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है। तो या तो कोई ऑल्टरनेटिव देखिए, अगर आप लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट खत्म करना चाहते हैं तो उसको आराम से पहले फिनिश कीजिए और फिर इनके जो पछवाड़े पर लात मारिए एक तरीके से, तभी आप लतियाइए फिर इनको, जो भी आप लोग करना है, मतलब जो भी हरकतें आप लोग करनी है उसके बाद में आप लोग कीजिए, उससे पहले हरकतें ऐसी करने की जरूरत नहीं है। तभी यहां पर सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो पाएगी, वरना हमारी कंट्री जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। ऑलरेडी इकोनॉमिक कंडीशन आप लोगों को पता है कितनी बर्बाद हो चुकी है, -23% से भी ज्यादा हमारी कंट्री की जो जीडीपी है वो पहुंची हुई है। और ये ऐसा नहीं कि अभी पहुंच रही है, बिफोर कोविड-19 भी हमारी कंडीशन कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। आप लोगों को पता ही होगा अगर आप लोग कंटिन्यूअस फॉलो कर रहे हैं। और इस टाइम पर अगर चाइना के साथ में हम लोग ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो और ज्यादा नेगेटिव डायरेक्शन में जब बढ़ते हुए हम लोग नजर आएंगे। तो इकोनॉमिक फ्रंट पे हम लोग को चाइना के साथ में इंगेज रहना चाहिए, भले ही मिलिट्री फ्रंट पे हम लोग चाइना के साथ में कुछ भी क्यों ना हमारा चलता रहे। इसका लेसन जो हम लोग चाइना से सीख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग ऐसा हवा में बोल रहे हैं। तो इसका उदाहरण देखकर भी यहाँ पर राइटर समझा रहे हैं। राइटर ये बोल रहे हैं चाइना खुद ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करता है। चाइना और ताइवान की एक तरीके से 180 डिग्री जो सोच रहती है, एक दूसरे के साथ में लड़ते रहते हैं। कई बार बात आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ताइवान जो है यहाँ पर, ठीक है, चाइना बोलता है कि ये मेरी टेरिटरी है, ताइवान मेरा है, ठीक है, ऐसा चाइना बोलता है। और कई बार बोलता है कि ताइवान को जब चाहूं मैं अपने कंट्रोल में ले लूंगा। अगर बात करें अगस्त के महीने में ताइवान के जो ऑफिशियल हैं उनके द्वारा खुद बोला गया कि चाइना की जो पोजीशन है वो बड़ी डिफिकल्टी क्रिएट कर रही है हमारे लिए, तो ये देखना पड़ेगा कैसे काम चलेगा। और वो चाइना एक तरीके से ताइवान को बोल रहा है कि ताइवान ऐसे बन जाए जैसे हांगकांग, यानी कि जिस तरीके से हांगकांग जो है वो चाइना का पार्ट है इनडायरेक्ट वे में, तो ताइवान को भी वो इसी तरीके से बनाना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन होते हुए भी आज के दिन में चाइना ताइवान के लिए अगर बात करें, चाइना जो है वो चाइना जो रिमेन टॉप डेस्टिनेशन है ताइवान के एक्सपोर्ट में और इन्वेस्टमेंट में। यानी कि एक तरीके से जो बंदा जो है वो उसको हथियाना चाह रहा है और फिर भी उसके साथ में व्यापार काफी अच्छे चल रहे हैं। ट्रेड की बात करें अगर चाइना और ताइवान के बीच में पिछले 4 सालों में बढ़ाई घटानी है और अच्छा होता जा रहा है, जबकि कंडीशन जो है वो बुरी है। नेक्स्ट ताइवान के बारे में बात करें, ताइवान की जो कंपनी यहां पर जिसका नाम है फॉक्सकॉन, ये आईफोन बनाती है। तो मैक्सिमम जो आईफोन आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो उसमें मेड इन ताइवान एक तरीके से चाइना लिखा मिलेगा, ताइवान के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जो कि चाइना की फैक्ट्रीज में यहां पर ये खरीदे जाते हैं। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। सिमिलर कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं यहां पर चाइना के बारे में और यूएसए के बारे में। आप लोगों को पता है लंबे समय से दोनों के बीच में झड़प चल रही थी, फिर भी सबसे ज्यादा अगर आज के दिन में आप लोगों से बात करूं तो यूएसए का जो व्यापार है चाइना के साथ में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है। इवन इलोन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, वो मैसिव लार्ज स्केल पर बैटरी जो कार बना रही है और बैटरी के प्लांट लगा रही है। तो ये काफी अच्छे से आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जो चाइना और जो अमेरिका है वो एक तरीके से मिलकर काम कर रहे हैं, जबकि दोनों के बीच में ट्रेड वॉर काफी लंबे समय से चल रहा था। तो इंडिया क्यों अपनी इकोनॉमी को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, जब एक कंट्री के साथ में रिलेशन ऐसे हैं, तो इंडिया को भी चीजों को समझना पड़ेगा। इस तरीके से इग्नोर कर आप लोग नहीं चल सकते। बाकी नेक्स्ट जो यहाँ पर ये आर्टिकल है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में एक हल्का सा ओवरव्यू में आप लोग को दे देता हूं। बोला है कि ऑनलाइन जो गैम्बलिंग है क्या उसको रेगुलेट करना चाहिए, इसके बारे में ये बात कर रहे हैं। अभी हुआ क्या, गैम्बलिंग के चलते यहाँ पर जो प्ले स्टोर होता है जहां से आप लोग एप्लीकेशन इनके ऐप डाउनलोड करते हैं, जो यहाँ पर पेटीएम था उसको हटा दिया गया था। देखिए गैम्बलिंग एक तरीके से जुआ आप लोग जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा जो बोलने जा रहा हूं, कई सारी कंट्री ऐसी है जिन्होंने गैम्बलिंग को, जुए को लीगल एक तरीके से करार दे रखा है, उसको रेगुलेट करते हैं। तो वहां पर क्या होता है, दुनिया भर का पैसा यहां से निकल कर आता है गैम्बलिंग से, वो पैसे को वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा खासा टैक्स इसके ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि इसको रेगुलेट किया जाता है। हमारी कंट्री में आप लोग क्या लगता है, जुआ नहीं खेला जाता है, दबाकर खेला जाता है, पर लेकिन कंडीशन क्या है, उसको रेगुलेट नहीं कहता है, वो लीगल नहीं है। तो इसलिए कंडीशन ये बनकर आती है कि वो अंडर कवर चलता है, यानी कि एक तरीके से जैसे ब्लैक मनी होती है वैसे आप लोग को यहाँ पर ये जुआ काम करता हुआ नजर आएगा। अगर इसको रेगुलेट कर दें तो फिर ये क्या रहेगा, फिर आसानी से यहाँ पर सोसाइटी में देखने को मिलेगा और गवर्नमेंट भी इससे पैसा कमा पाएगी। तो रेगुलेशन इसके लिए आनी चाहिए, पर लेकिन वो रेगुलेशन कितनी इफेक्टिव होगी वो भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कई बार ऐसी बातें बोली जाती हैं कि जुए को रेगुलेट करने देना चाहिए, क्योंकि कई सारी कंट्रीज का फायदा उठा रही है। जब आप लोग चीजों को रोक नहीं पाते हो तो फिर उसको रेगुलेट करना स्टार्ट कर दो। यानी कि एक तो यह कि चीजों को आप लोग रोक दो, तो अगर रोक तो आप लोग पा नहीं रहे हो, आप लोग यहां से रोकोगे फिर कहीं और जाकर ये चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो आप लोगों को रेगुलेट करना है, रेगुलेट करना रूल और रेगुलेशन बनाने कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इसके आगे आप लोग गए तो फिर आप लोगों के ऊपर दबा के पेनल्टी लगेगी, यानी कि फिर उसको ये पता होना चाहिए
कि अगर इससे आगे तुम लोगों ने ये जुआ खेला तो फिर आप लोग ये खैर नहीं है। तो कुछ ऐसे प्रोविजन आप लोगों को बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग रेप के मैटर में आप लोग यहां पर देखते हैं, हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग देखते हैं कि इंसान जो है ना उसके अंदर डिटरेंस नहीं है, डर नहीं है, उसके अंदर खौफ नहीं है कि अगर कल को फिर से उसने ये गलती की तो कोई बड़ा एक तरीके से डिसीजन आने वाला है। अगर उसको ये एक बार को लग जाए कि कल को अगर तूने कोई ऐसी फिर से गलती की तो एक तरीके से कोई ऐसी कंडीशन की, तो आप लोगों के पास में एक ऐसे प्रोविजन होने चाहिए कि एक तरीके से आगे फिर ये कोई हरकत करने वाला इंसान जो है वो अपने घुटनों पर बैठने लायक न रहे। ऐसी ही बदतर हालत यहां पर कर दीजिए। तो ऐसे रूल और रेगुलेशन अगर सोसाइटी में लेकर आएंगे तो डिटरेंस क्रिएट करेंगे, और जरूरी भी है क्योंकि जब तक यहां पर ये चीजें नहीं देखने को मिलेगी तब तक डिसिप्लिन निकल कर नहीं आएगा। तो गैम्बलिंग जो है रेगुलेट किया जाना चाहिए, पर लेकिन प्रॉपर वे में रेगुलेट नहीं करेंगे तो अंडर कवर चलता रहेगा, ये काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालता हुआ यहां पर नजर आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बातें हैं जिसके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने जिसको आप लोग अटेम्प्ट करना है, पो वैली के बारे में। पो वैली को पदान प्लेन के नाम से भी इसको जाना जाता है पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला जाना है यहाँ पर ये जो है रन करती है यहाँ पर जो वैली है वेस्टर्न अर्थ से लेके एड्रियाटिक सी तक। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नॉट 2। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहाँ पर सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। पो वैली जो है इसको पो वैली, पो प्लेन, प्लेन ऑफ पो, और इसको पादन प्लेन के नाम से भी आप लोग जानते हैं, पदान बोल सकते हैं फिर। ठीक है, तो ये इटली के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इटली कहां पर, अगर अपनी कंट्री के साथ में आप लोग कंपेयर करते हैं तो अपनी प्यारी कंट्री हो गई यहां पर, और आप लोगों को देखने को मिलेगा ये हो गया यहां पर इटली। तो यहां पर ये जो रीजन है यहां पर ये पो वैली वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो पो वैली जो है यहां पर ये पो रिवर भी इससे कनेक्टेड है, जो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये एक रिवर का बेसिन भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो यहां पर अल्प माउंटेन भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अल्प्स माउंटेन याद रखिएगा, अल्प्स माउंटेन जो है उससे लेके एड्रियाटिक सी तक यहां पर ये बेसिकली रन करती है पो वैली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से मैप बेस्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा इसके बारे में हल्का सा। तो ये लास्ट टेस्ट था आप लोगों का जो आप लोगों का कल अपलोड किया गया, तो इसको भी आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए। 5वां टेस्ट हो गया, मैंने बोला था 4-5 टेस्ट कम से कम आप लोगों के तब तक हो जाएंगे। कई सारे बच्चों के द्वारा अच्छे से अटेम्प्ट किया गया, रिवीजन भी आप लोग करा रहा है एक तरीके से, तो देख लीजिएगा अगर आप लोग को इसको देखना होगा तो अच्छे से। बाकी इसी के साथ में कोशिश कीजिए कि अपना रिवीजन अच्छे से करते रहिए, डरना नहीं है। देखिए कुछ भी ऐसी चीजें नहीं होती है, एग्जाम है, एग्जाम को एग्जाम के तरीके से रखिए, उसको सर पर इतना भारी मत कीजिए कि वो एक तरीके से आप लोग के ऊपर भारी हो जाए और आप लोग प्रेशर में आने लगे उसके। जिस दिन ऐसा होना स्टार्ट हो गया आप लोग कभी भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे एग्जाम में। तो ये चीजें थोड़ी सी आप लोग को समझनी पड़ेगी। ठीक है, और बाकी कुछ ऐसी महान पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी घुटने नहीं टेके, तो एक तरीके से इनसे आप लोग सीख सकते हैं कि बुरी से बुरी कंडीशन को कैसे टैकल करके चलना है। तो ये भी एक बात आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। और FCRA वाली जो वीडियो है, ठीक है, उसका लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक अगर आप लोगों ने वीडियो को कंटिन्यूअस देखा है तो फीडबैक देकर जरूर जाइएगा आप लोग, फीडबैक काफी ज्यादा जरूरी है आगे आने वाली वीडियो को इंप्रूव करने के लिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ज्यादा जरूरी है। ये FCRA, ठीक है, FCRA, ठीक है, तो ये बोला था इसके बारे में। तो बेसिकली इसी तरीके से लाइफ को आप लोग एंजॉय करते रहिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।